तो भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो आपको झकझोर के रख देगी। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। शुरुआत होती है दंगों से जो बांग्लादेश में हो रहे हैं, जहां अल्पसंख्यक हिंदुओं को मारा जा रहा है और उनकी बहन बेटियों को जबरदस्ती उठाया जा रहा है। वहीं हम एक लड़की को देखते हैं, नाम है सुहासिनी। वो कुछ और लड़कियों के साथ छुपी हुई है। वो बताती है, इन दंगों में मेरा पूरा परिवार खत्म कर दिया गया। तभी एक और लड़की बोलती है, हिंदू होना इतना बड़ा गुनाह है? सुनकर सुहासिनी कहती है, जहां मुल्क शरिया कानून और मौलवियों से चलता हो, वहां और क्या उम्मीद कर सकते हैं? एक लड़की पूछती है, वो एजेंट कहां गया जो हमें इंडिया ले जाने वाला था? कब आएगा वो एजेंट जो हमें इंडिया ले जाएगा? तभी वही एजेंट आ जाता है और बोलता है, तैयार रहो, 2 दिन में तुम लोगों को इंडिया पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ पैसे लगेंगे। सब लड़कियां अपने जीवर और जमा पूंजी निकालकर एजेंट को दे देती हैं। 2 दिन बाद एजेंट सुहासिनी और बाकी औरतों को एक मुस्लिम डीलर के हवाले कर देता है और खुद किनारे हो जाता है। अब जिम्मेदारी उस डीलर की है। वो डीलर कहता है, हमें एक जंगल से जाना होगा जहां जंगली जानवरों का खतरा है। जान की जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। इनमें कुछ लोग बर्मा से भागे हैं तो कुछ बांग्लादेश। माँ बेचारी बेबस रह जाती है। अगले दिन ये लोग बंगाल बॉर्डर पहुंचते हैं। वहां कुछ कट्टर सोच वाले लोग मिलते हैं। उनमें से एक कहता है, इंडिया में आपका स्वागत है। हम जानते हैं आप बर्मा से आए हैं और बांग्लादेश ने भी आपको नहीं अपनाया, लेकिन यहां की सरकार आपको जगह देगी और आपकी देखभाल करेगी। उनका लीडर सी खान बोलता है, अपने रिश्तेदारों और भाइयों को भी यहां बुलाओ, हमारी तादाद बढ़ेगी और एक दिन हम इस जमीन पर राज करेंगे। असल में ये लोग अवैध तरीके से इंडिया में घुसपैठ कराते हैं। अगर कोई हिंदू होता है तो उससे कहते हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपना धर्म बदलना होगा। जब सी खान ये सब समझा रहा होता है, तभी वो औरत सामने आती है जिसकी बच्ची को रात को उठा लिया गया था। वो बहस करती है, चिल्लाती है, मेरी बच्ची वापस दो, और पीछे से उस आदमी को लात मार देती है। सी खान उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लड़की वहीं दम तोड़ देती है। फिर उस औरत को कैंप में ले जाया जाता है और उसके साथ बर्बरता की जाती है। आखिर में उसकी भी मौत हो जाती है। अगले दिन हम कुछ सरकारी लोग देखते हैं जो रोहिंग्या मुस्लिमों के लिए आधार और राशन कार्ड बनवाने में मदद कर रहे होते हैं। तभी एक हिंदू लड़की कैंप से बाहर आती है और कहती है, मैं धर्म बदलने को तैयार हूं। ये सुनकर शेख खान और उसके लोग खुश हो जाते हैं। उसी वक्त उसका इस्लाम कबूल करवाया जाता है और निकाह करवा दिया जाता है। इसके बाद उसके नाम से सरकारी कागज बनवा दिए जाते हैं। सारे लोग खुशी में डूबे होते हैं। तभी सुहासिनी एक मौका पाकर एक छोटे बच्चे को लेकर वहां से भाग निकलती है। भागते भागते रास्ते में बच्चे को प्यास लगती है। सुहासिनी पानी लेने जाती है, लेकिन इतने में एक कट्टर आदमी उस बच्चे को गोली मार देता है। सुहासिनी जान बचाकर वहां से भागती है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात प्रतीक नाम के लड़के से होती है, जो वेद पुराणों की किताबें छपवाता है और फिलहाल सुंदरवन पर किताब लिखने आया है। धीरे धीरे सुहासिनी को उस पर भरोसा हो जाता है। प्रतीक उसे अगले दिन शहर ले जाता है, जहां सुहासिनी बताती है कि बांग्लादेश में कैसी दंगों में उसका पूरा परिवार तबाह हो गया। प्रतीक बताता है कि उनका वो सब पॉलिटिक्स का हिस्सा है, वोट बैंक के लिए किया जाता है। तब सुहासिनी बोलती है, लेकिन सरकार ने बाहर से आए हिंदू माइनॉरिटीज के लिए कानून भी तो बनाए हैं। प्रतीक जवाब देता है, पर वो कानून यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने लागू ही नहीं किए। ये सुनकर सुहासिनी सोच में पड़ जाती है, ये कैसा देश है। अगली सीन में प्रतीक को एक दरगाह के बाहर खड़ा दिखाया जाता है, जहां वो किसी को भाईजान कहकर बुलाता है। यहाँ राज खुलता है कि प्रतीक असल में मुस्लिम है और उसका असली नाम है अतीक खान। उसका भाई महमूद एक नेता है जो अपनी बिरादरी से कहता है, जितनी आबादी बढ़ेगी उतना वोट मिलेगा और विरोधी पार्टी के लोगों को किसी भी हालत में वोट डालने से रोकना है। अब सीन कटता है। सुहासिनी मंदिर जाना चाहती है तो प्रतीक उसे एक मंदिर ले जाता है। वहां का पुजारी मुस्लिम धर्म की बातें कर रहा होता है। ये देखकर सुहासिनी चुपचाप मंदिर से बाहर निकल जाती है। फिर सीन आता है महमूद का, जो एक रिपोर्टर प्रज्ञा के बारे में बात कर रहा होता है, जो दिल्ली से आई थी। तभी हम प्रज्ञा और उसके कैमरामैन को देखते हैं, जिन्हें महमूद के आदमी रास्ते में रोक लेते हैं। भीड़ में से कुछ लोग कहते हैं, इन मीडिया वालों को यहाँ घुसने नहीं देंगे, और फिर उस लड़की रिपोर्टर की कपड़े फाड़ दिए जाते हैं और उसकी कमर पर कुछ लिख दिया जाता है। तभी भीड़ में से एक लड़का निकलता है और बम दिखाकर सबको भगा देता है, जिससे उनकी जान बच जाती है।
इसके बाद प्रतीक के घर की नौकरानी सुहासिनी से मिलती है। वो उसे एक मस्जिद ले जाती है और वहां उसे अपनी मजहब की अच्छी अच्छी बातें बताने लगती है ताकि वो भी धर्म बदलने को तैयार हो जाए। रोजा नाम की नौकरानी सुहासिनी को धीरे धीरे ब्रेन वॉश करने लगती है ताकि वो भी इस्लाम अपना ले। वो उसे जाकिर नायक की वीडियो दिखाती है, लेकिन एक दिन सुहासिनी उसके साथ बाहर घूमने चली जाती है। ये देखकर प्रतीक गुस्से में रोजा पर चिल्लाता है। फिर एक दिन प्रतीक एक बुक लॉन्च के मौके पर मिलता है, जहां वो सुहासिनी को बताता है कि वो धार्मिक किताबें छपवाकर लोगों तक पहुंचाता है। ये सुनकर सुहासिनी को अच्छा लगता है और वो उस पर पहले से ज्यादा भरोसा करने लगती है। कुछ दिन बाद प्रतीक कहता है, तुम मुझसे शादी कर लो, इससे तुम्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी और तुम आराम से दिल्ली जा सकोगी। अगले दिन वो शादी से जुड़े सभी दस्तावेज लेकर आ जाता है। पेपर पर साइन करते हुए सुहासिनी साफ कहती है, ये शादी सिर्फ दिखावे के लिए है। दिल्ली पहुंचते ही इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वहां जाकर मैं उन सभी हिंदू माइनॉरिटी की आवाज बनूंगी जिनका बांग्लादेश में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया गया। तभी सुहासिनी घर से बाहर देखती है कि एक बार फिर दंगे शुरू हो चुके हैं, कई बेगुनाह मारे जा रहे हैं। प्रतीक कहता है, मुस्लिम पार्टी चुनाव जीत गई है और जिन्होंने इन्हें वोट नहीं दिया उन्हें टारगेट किया जा रहा है। ये सब देख सुहासिनी डर जाती है और अगले दिन वो रिपोर्टर प्रज्ञा से मिलती है। वो उसे अपनी पूरी आप बीती सुनाती है और प्रज्ञा उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेती है। घर लौटने पर वो देखती है कि प्रतीक नशे में है और उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तब सुहासिनी साफ कहती है, हमारी शादी सिर्फ कागजों की है, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। अगले दिन प्रतीक अपने भाई महमूद के पास जाता है, जहां एक मौलवी उससे कहता है, वो सब पॉलिटिक्स का हिस्सा है, वोट बैंक के लिए किया जाता है। तब सुहासिनी बोलती है, लेकिन सरकार ने बाहर से आए हिंदू माइनॉरिटीज के लिए कानून भी तो बनाए हैं। प्रतीक जवाब देता है, पर वो कानून यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने लागू ही नहीं किए। ये सुनकर सुहासिनी सोच में पड़ जाती है, ये कैसा देश है। अगली सीन में प्रतीक को एक दरगाह के बाहर खड़ा दिखाया जाता है, जहां वो किसी को भाईजान कहकर बुलाता है। यहाँ राज खुलता है कि प्रतीक असल में मुस्लिम है और उसका असली नाम है अतीक खान। उसका भाई महमूद एक नेता है जो अपनी बिरादरी से कहता है, जितनी आबादी बढ़ेगी उतना वोट मिलेगा और विरोधी पार्टी के लोगों को किसी भी हालत में वोट डालने से रोकना है। अब सीन कटता है, सुहासिनी मंदिर जाना चाहती है तो प्रतीक उसे एक मंदिर ले जाता है। वहां का पुजारी मुस्लिम धर्म की बातें कर रहा होता है। ये देखकर सुहासिनी चुपचाप मंदिर से बाहर निकल जाती है। फिर सीन आता है महमूद का, जो एक रिपोर्टर प्रज्ञा के बारे में बात कर रहा होता है, जो दिल्ली से आई थी। तभी हम प्रज्ञा और उसके कैमरामैन को देखते हैं, जिन्हें महमूद के आदमी रास्ते में रोक लेते हैं। भीड़ में से कुछ लोग कहते हैं, इन मीडिया वालों को यहाँ घुसने नहीं देंगे, और फिर उस लड़की रिपोर्टर की कपड़े फाड़ दिए जाते हैं और उसकी कमर पर कुछ लिख दिया जाता है। तभी भीड़ में से एक लड़का निकलता है और बम दिखाकर सबको भगा देता है, जिससे उनकी जान बच जाती है। इसके बाद प्रतीक के घर की नौकरानी सुहासिनी से मिलती है। वो उसे एक मस्जिद ले जाती है और वहां उसे अपनी मजहब की अच्छी अच्छी बातें बताने लगती है ताकि वो भी धर्म बदलने को तैयार हो जाए। रोजा नाम की नौकरानी सुहासिनी को धीरे धीरे ब्रेन वॉश करने लगती है ताकि वो भी इस्लाम अपना ले। वो उसे जाकिर नायक की वीडियो दिखाती है। मेरे साथ किया, इसके बाद भी मेरे पति ने दूसरी बीवी ले ली और मुझे तलाक देकर नौकरानी बना दिया। रोजा की कहानी सुनकर सुहासिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन वो फिर से प्रज्ञा से मिलती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ दिल्ली जाना चाहती हूं। प्रज्ञा जवाब देती है, ठीक है, कल सुबह स्टेशन पर मिलते हैं, टाइम पर पहुंच जाना। रास्ते में सुहासिनी को वही लड़की मिलती है जिसने इस्लाम कबूल किया था, लेकिन अब उसका पति उसे तलाक देकर घर से निकाल चुका होता है। वो अब भीख मांगने को मजबूर है। सुहासिनी कहती है, तुम्हारे साथ यही होना था। तभी रोजा का फोन